आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय चैप्टर संख्या 8 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास मतलब गांव का विकास। वो जो आपके हाथ में पुस्तक है NCERT होगा, उसमें चैप्टर की संख्या कम होगी। कितने हैं? 8 या 9 होगा, तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कुछ कुछ टॉपिक करके। 10 है। हाँ, तो ग्रामीण रियल में 2 चैप्टर इसमें भी। हाँ, ग्रामीण विकास और ग्रामीण विकास के मुद्दा की बात करता है। तो पहले बात होगा ग्रामीण विकास क्या है। तो ग्रामीण विकास को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि विकास क्या है। ग्रामीण विकास को जानने से पहले एक शब्द जानेंगे कि हमारा विकास क्या है, या विकास से आप क्या समझते हैं। तो विकास जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपमेंट। विकास जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। विकास एक प्रक्रिया है। विकास एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करते हुए अग्रसर उन्नति को प्राप्त करता है, आगे की ओर क्या होता है? बढ़ता है, विकास कहलाता है। लेकिन इसी में जो तो गांव ग्रामीण विकास क्या है, तो किसी गांव का उत्तरोत्तर विकास, गांव या गांव के लोगों के कल्याण में वृद्धि, उत्तरोत्तर विकास ग्रामीण विकास कहलाता है। अब है तो गांव की विकास के पहलू कौन कौन है। तो आप जानते ही हैं कि गांव उस बस्ती को कहते हैं जहां के 75% और उससे ज्यादा लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाओं पर निर्भर होते हैं। तो ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है कृषि का विकास किया जाए, सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए, शिक्षा का विकास किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए, स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाए, रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए, आवास सुविधा का विस्तार किया जाए। और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों में कुछ हस्तशिल्प होती हैं, हस्त बनाने की कुछ कलाएं होती हैं। तो हस्तकला को विकसित करने के लिए, एक उद्योग का दर्जा देने के लिए लघु और कुटीर उद्योग का क्या किया जाए? विकास किया जाए। मतलब एक बात आया कि गांव के विकास के लिए जरूरी क्या है। तो गांव के विकास के लिए जरूरी है, मतलब ग्राम के विकास के लिए पहला जरूरी है कि स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाना होगा, शिक्षा का विकास करना होगा, मानव संसाधन का, किसका? मानव संसाधन का क्या करना होगा? विकास करना होगा। और मानव संसाधन के विकास के साथ साथ हम आधारिक संरचना का विकास करना होगा। आधारिक संरचना का क्या करना होगा? विकास करना होगा। आधारिक संरचना मतलब बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का विकास करेंगे, तब जाकर के क्या होगा? गांव का विकास होगा। इसके अलावा भी करना होगा, क्या करना होगा? तो गरीबी निवारण करना होगा। गरीबी का निवारण करना होगा। गरीबी निवारण के साथ साथ आपको बता दें, कुटीर और लघु उद्योग का विकास करना होगा। कुटीर व लघु उद्योग का क्या करना होगा? विकास करना होगा। तो ग्रामीण विकास के या ग्राम विकास के प्रमुख मुद्दे क्या है? स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार, शिक्षा का विस्तार, मानव संसाधन का विकास, आधारिक संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, संचार का विकास, गरीबी का निवारण करना होगा, कुटीर और लघु उद्योग का विकास करना होगा, तब जाकर के गांव का क्या होगा? विकास होगा। अब प्रश्न होगा तो ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? एक नया टॉपिक होगा कि ग्रामीण
विकास का उद्देश्य क्या है? तुम्हारा भाई का मनोदशा क्या है बताओ? दिखता है गायब होता है 5 दिन। प्रिंस का, हाँ। अच्छा अच्छा, बात ये है। ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? हम क्यों गांव का विकास करना चाहते हैं? तो ग्रामीण विकास का पहला उद्देश्य है किसानों के आमदनी को बढ़ाना, क्योंकि गांव में किसान रहते हैं। गांव का विकास होगा तो किसानों की आय बढ़ेगी, और किसान की जब आय बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। दूसरा, कृषि का व्यवसायीकरण करना। गांव के लोग पूंजी के अभाव में, टेक्नोलॉजी के अभाव में, गलत कि सही, आज भी जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। उतना ही फसल उगाते हैं जिससे उनका जीवन यापन क्या हो सके? साल भर चल सके। नहीं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है तो कृषि का क्या करना होगा? व्यवसायीकरण करना पड़ेगा। हालांकि मतलब अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग करना सिखाना पड़ेगा। उचित मूल्य पर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की कला सिखानी होगी। उचित ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराना होगा। कृषि करने के जो आधुनिक उपकरण हैं उन्हें आसानी से क्या करना पड़ेगा? उपलब्ध कराना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? कृषि का व्यवसायीकरण करना, रोजगार के अवसर का सृजन करना, और गांव में जो आधारिक संरचना आज भी न के बराबर है उन्हें डेवलप करना होगा। बड़ी आसानी से गांव में बड़े बड़े वाहन, ट्रक, बस प्रवेश कर सके, इसलिए चौड़ी और पक्की सड़क का क्या करना होगा? निर्माण करना होगा। और गांव में भी 24 घंटा एक निश्चित वोल्टेज के साथ बिजली उपलब्ध कराना होगा, ताकि गांव के लोग भी छोटा मोटा यंत्र स्थापित करके खेती बाड़ी के बाद जो समय बचता है, हाँ, कुछ काम कर सके। बिजली तो उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में, पूरा वोल्टेज के साथ। अच्छा, आपका घर जिला मुख्यालय के बगल में, इसलिए ऐसा बोल रहे हो? नो सर, तो जिला मुख्यालय का बिजली हम लोग को प्राप्त नहीं होता। हो चाहे ना हो, लेकिन जिला मुख्यालय के बगल में है ना, तैका देर कटेगा तो पूरे गांव वाला उलट जाएगा। डीएम साहब के ना तो उठबे ना करो, जब ट्रांसफर न बदलते तो वोल्टेज नहीं कहे हैं। हमको भी याद है, हम गांव में 1 महीना तक ट्रांसफर नहीं मिला था, एक बिना लाइन हम लोग रहे। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन आज भी आपके बिहार के कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई। अगर बिजली है तो बड़ा ही कम वोल्टेज रह पाता है। और ये बात मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में 3 बार लाइन कट जाता। सोच लो तुम्हारा मित्र है, हाँ, 3 दिन तक कटले रह जाता। थोड़ा सा आंधी आती कटले रह गया, फिर उड़ गया तो कोई बनाने वाला नहीं है। और गांव के लोग रिस्क नहीं लेते सर की तरह, कहीं करंट लग गया तो ठीक है, सब लोग नहीं लेते, कुछ लोग बना लेता है। हाँ, अब है ग्रामीण शाख क्या है? क्या है ग्रामीण शाख क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि शाख का मतलब होता है विश्वास। शाख का मतलब क्या होता है? तो भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत के लोगों के जीविका का मुख्य आधार है। तो किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराना, बिना किसी शर्त के, कम ब्याज की दर पर किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना, मतलब ऋण ही क्या कहलाता है? शाख कहलाता है। हाँ, अब प्रश्न है कि किसान ऋण क्यों लेंगे? तो एक लाइन में, किसान ऋण इसलिए लेते हैं ताकि वह कृषि कार्य कर सके। अब सवाल है, तो किसान जो ऋण लेते हैं, मतलब किसान ऋण जो लेते हैं, जो कर्ज लेते हैं, वह कर्ज 2 काम के लिए लेते हैं। कितने कार्य के लिए लेते हैं? एक उत्पादन कार्य के लिए, ये क्या होता है, और दूसरा गैर
उत्पादन के लिए। गांव में आज भी किसान जो कर्ज लेते हैं दो काम से लेते हैं। पहला, उत्पादक ऋण लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर खरीदना हो, पंपिंग सेट खरीदना हो, गलत सही, बीज खरीदना हो, खाद खरीदना हो, तो ये जो आप ऋण लेते हैं तो ये कहलाएगा आपको उत्पादक ऋण या उत्पादन कार्य के ऋण। उसके अलावे पूजा पाठ करना हो, बेटी का विवाह करना हो, अपने पूर्वजों के जो मर गए हैं उनका संस्कार करना हो, मतलब मृत्यु का भोज देना हो, तो विवाह, श्राद्ध, घर बनाने से उत्पादन नहीं होता है। इन कार्यों के लिए भी हमारे किसान गांव में ऋण लेते हैं। आप लोग महसूस करते हैं इस बात को। तो इस ऋण को हम कहते हैं गैर उत्पादक ऋण। मतलब खेती बाड़ी के लिए जो ऋण लिया जाता है उसे हम उत्पादक ऋण। अच्छा, पूजा पाठ, अनुष्ठान, शादी और इन सब कार्यों के लिए जो हम ऋण लेते हैं उसको हम गैर उत्पादक ऋण के नाम से। अब प्रश्न है, मतलब ऋण कितने प्रकार के? किसान जो ऋण लेते हैं या ऋण होते कितने प्रकार के? तो किसान जो ऋण लेते हैं इसे 3 प्रकार के ऋण की जरूरत होती है। किसान जो कर्ज लेता है, ऋण माने क्या होता है? कर्ज। किसान को कितने प्रकार के ऋण की जरूरत है? 3 प्रकार की। एक होती है अल्पकालिक ऋण। क्या होती है? दूसरा मध्यकालीन ऋण। दूसरा क्या है? दीर्घकालिक ऋण। तो किसान जो ऋण लेते हैं वो ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताते, किसानों के द्वारा लिया गया ऋण माने कर्ज 3 प्रकार का होता है। अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण। देखो, खेती बाड़ी करने के लिए, जैसे अब रबी का मौसम था, अब तो रबी का मौसम अंत हो रहा है, 1 महीना के बाद गेहूं की कटाई हो जाएगी। रबी का मौसम गया, आएगा खरीफ का मौसम। किसका मौसम आएगा? खरीफ का मौसम आएगा। तो किसान जो बीज उज खरीद लेके जो लेता है, माने 15 महीना तक, कई माह तक, वह ऋण जिसकी अवधि कितनी की होती है? अधिक से अधिक 15 माह तक के लिए जो आप ऋण लेते हो उस ऋण को हम अल्पकालिक ऋण के नाम से, और 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए जो आप ऋण लेते हो, 15 माह से 5 वर्ष के लिए जो आप ऋण लेते हो उस ऋण को हम क्या कहते हैं? मध्यकालीन ऋण के नाम से। तो इसमें कृषि का औजार आ सकता है, ट्रैक्टर खरीदना हो, अब 15 महीना तो सधेगा नहीं, सधेगा। घर बनवाना हो, जमीन खरीदना हो, तो ये हो गया मध्यकालीन ऋण। और 5 वर्ष से ज्यादा के लिए जो आप ऋण लेते हैं उसको हम दीर्घकालिक ऋण के नाम से जानते हैं। इसका मतलब 100 वर्ष के लिए, अधिक से अधिक 15 से 20 वर्ष के लिए। तो प्रश्न क्या है? अल्पकालीन ऋण की अवधि क्या होती है? याद रखेंगे, 15 माह। दीर्घकालिक ऋण घर बनवाने के लिए ले सकते हैं। हाँ, दीर्घकालिक ऋण में घर बनवाने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं है, छोटा घर, बड़ा घर, बड़े कृषि के बड़े औजार यहाँ आ सकता है जिसकी कीमत ज्यादा हो। गलत सही? आपकी आय कम है, जिसकी आय ज्यादा उसका ईएमआई का राशि बड़ा होगा, जिसकी आय कम है ईएमआई कम करवा लेगा अपना। हो सकता है ना? ट्रैक्टर खरीदने में 8 लाख 9 लाख रुपए लगता है, थोड़ा आज पूंजी वाले पहले से है तो कहेगा हम 5 साल में सधा देंगे, जिसके पास पूंजी कम है तो कहेगा हम 10 साल में सधाएंगे। तो उसके लिए तो दीर्घकालिक हो गया ना, जो 5 साल के अंदर लिए तो उसके लिए तो मध्यकालीन ही हो गया। तो किसान को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों ऋण की जरूरत होती है। लेकिन आपको याद रखना है, अल्पकालीन ऋण की अवधि क्या होती है? मध्यकालीन ऋण का 15 माह से लेकर 5 वर्ष, और दीर्घकालिक ऋण होता है 5 माह से 5 वर्ष से ज्यादा ही होती है। अब एक प्रश्न होगा, तो
छोटा सा प्रश्न होगा, ग्रामीण साख के स्रोत, ग्रामीण शाख के स्रोत। गांव के जो ऋण लेते हैं, गांव के लोग जो ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो कर्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें, ये जो ग्रामीण शाख होते हैं, ग्रामीण शाख मतलब ऋण, शाख का मतलब विश्वास होता है, क्रेडिट। इसके दो स्रोत हैं, एक होगा संस्थागत, क्या होगा, और दूसरा होगा गैर संस्थागत। क्या? अब है संस्थागत स्रोत क्या है? तो ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, पैसा देने के लिए ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, आपसे कागजी प्रक्रिया करवाएगा और निश्चित शर्त के आधार पर आपको कर्ज उपलब्ध करा देगा, तो उसे कहेंगे संस्थागत, माने संस्था के रूप में जो मौजूद है, जैसे मैं बैंक कह सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा है जो संस्था नहीं है, ऑफिस नहीं है, कार्यालय नहीं है, लेकिन वह भी आपके ऋण संबंधी जरूरत को पूरा करता है। वो आपके रिश्तेदार, नातेदार, हाँ दोस्त यार। हम इसमें साहूकार को ले सकते हैं, यहां सीधे कह दे साहूकार, और एक लाइन में सीधे यहां कह दे बैंक। गलती बोला हूं? बैंक के अलावा भी कई हैं, लेकिन सब संस्थागत में आता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले साहूकार की बात कर लें। ये हमारा क्या हो गया? साहूकार, गैर संस्थागत ऋण देने वाला एक ये है, लेकिन साहूकार के अलावा आपके संबंधी, गलती की सही, आपका मित्र, आस पड़ोस के लोग, देता है कि नहीं देता है? आस पड़ोस के लोग भी कई बार आपके जरूरत को पूरा कर देता है। ये जो साहूकार हैं, हम बात कर ले साहूकार की, तो साहूकार दो प्रकार के होते हैं। गांव के जो महाजन होते हैं, बनिया दो प्रकार के काम है ब्याज लगाना। कुछ ऐसे आपके गांव के, हमारे गांव के हैं जो सरकार से लाइसेंस ले चुका है पैसा लगाने का, लेकिन वहां रहता है कि 18%, 20% ही ब्याज लेना है, अधिक से अधिक 24% ब्याज लेना है। बैंक देती है उसे आप दुगुना पर दे सकते हो, क्योंकि आप एक पर्सन है, आपको रिस्क ज्यादा झेलना पड़ेगा। बैंक का बुलाएगा तो सिपाही जाकर ले लेगा, आप तो सिपाही को बुला नहीं सकते हो। लेकिन आप 24% के बदले 48% लोग 60% ब्याज लेता है। 60% मतलब 5 रुपये सैकड़ा, 48% मतलब 4 रुपये, 100 रुपया का एक महीना में 4 रुपया, 36% मतलब 1 रुपया का, 100 रुपया का एक महीना में 3 रुपया ब्याज। 24% मतलब 100 रुपया किसी से आप लिए हैं तो एक महीना में उसका ब्याज 2 रुपया देना पड़ेगा। देखने में छोटा लगता है, लेकिन राशि बहुत बढ़ जाती है धीरे धीरे। हम महीने महीने लेता है। मूलधन छोड़ के महीना पर, दिन पर, या 3 महीना पर, या 6 महीना पर लोग लेता है। हाँ, साल भर में आप नहीं सधाते हैं तो उसका ब्याज पुनः मूलधन हो जाएगा, जिसको हम मिश्र धन कहते हैं। मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्र धन, और तब हो जाएगा आपका चलने लगा, तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसा तो बैंक भी करती है ना। हेलो, नमस्कार। ठीक है, थोड़ा भी क्लास में फोन करते हैं। ठीक, तो हमने कहा ये जो साहूकार हैं, ये साहूकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के साहूकार होते हैं, माने ब्याज लगाने वाले लोग। एक होता है पेशेवर, ये क्या होता है? पेशेवर। और दूसरा क्या होता है? गैर पेशेवर। साहूकार भी जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होता है। एक है पेशेवर, पेशा है उसका कर्जा लगाना, हमने कहा सरकार से लाइसेंस ले लिया है, नहीं। एक है गैर पेशेवर, उसका व्यवसाय नहीं है, लेकिन आपने कहा तो थोड़ा पैसा तो आपको दे दिया। हम जब भी जाओगे मांगने, वह नहीं देगा, वो रहेगा तब ना देगा। और जो पेशेवर है 10 लाख रुपया हमेशा घर में स्टॉक रखता है, जल्दी से, हाँ, चावल दाल की तरह, अनाज की तरह। जिस समय दोपहर
दिन में, रात में, सुबह, जब भी जाओ ना, पहले एक चेक लेगा और आपसे क्या करेगा, भी आपको दे देगा। अब ये है, लेकिन एक बात याद रखेंगे, ये जो महाजन हैं, इन महाजनों की कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कमियां हैं। अब कहोगे कि ये जो पेशेवर, इनकी कमी क्या है, तो इनका पहला बुराई है, इनकी ब्याज की दर क्या होती है, ऊंची होती है। दूसरा बुराई है, कुछ लोग अगर ज्यादा लेते हैं तो 1 वर्ष का ब्याज एडवांस में काट लेता है, और इधर भी कुछ लोग 1 महीना का ब्याज एडवांस में काट लेता है, कुछ लोग 2 महीना के काट लेता है ना। बुझे बात? अगर आप लिए 5 लाख रुपया किसी से ब्याज लेते हैं, सपोज देते, महाजनों का एक बुराई देखो, अगर आपने लिया महाजन से 5 लाख रुपया, क्या लिया, ब्याज लिया 3% पर, तो 1 महीना का ब्याज होता है 15,000। कितना होता है? 15,000। तो पुस्तक में तो लिखा हुआ कि 1-1 साल का ब्याज एडवांस में काट लेता है, लेकिन छोड़ दो, मैं सुना हूं कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 महीना का ब्याज पहले काट लेता है, 3 महीने के बाद तो दिया, तो 5 लाख रुपया उससे लिया, तो वो क्या करेगा, 15 या 45,000 रुपया उसमें से पहले ही क्या कर देगा, निकाल लेगा। आपको देगा कितना, 4,55,000 रुपया देगा, और आपसे ब्याज कितना का लेगा, 5 लाख रुपया के। तो ये सबसे बड़ी दोष है। अरे भाई, 1 ही महीना का काटा तो आपको दिया 4,85,000, अब ब्याज कितना का ले रहा है, 5 लाख। हाँ, तो वो बुराई है इसकी कि ये कर लेते हैं। दूसरा, पर ब्याजो ले रहा है समय समय, और आपसे बेकारों करवाएगा। सही, बेकार माने बिना मजदूरी दिए काम करवाना बेकार कहलाता है। आपसे बेकार करवा ना करवे दो, अच्छा अगला बार हमारे हाथ में है, ऐसा तो ब्याज ना देवो। अब मजबूरी रहता है गरीबों के पास, उसके लिए बेकार करना पड़ता है। तीसरा, सस्ता दाम पर ब्याज नहीं सधाया, धान कटा लगा, गेहूं कटा गया, रहे तूने 1 महीने का ना भी दो ना, तो हमरे दे दो, अनाज दे दो। सरकार जहां 1800 में खरीद रही है, वो साहूकार से ब्याज लिए हैं, आपसे 1100 रुपये खरीदा है, गांव में आज भी 1150 रुपये खरीदा है। ठीक है, 1200 1250, लेकिन सरकार तो 1800 रुपये 1900 में घोषित किया है। साहूकार लोग पहले ही किसान सबको दे दिया है, आ कम दाम पर अगर धान कटा ले लिया, गेहूं सबको लगा हुआ है, ट्राई कर रहा होगा, खेते में जोखवा लेता है। अरे आपसे सधेगा नहीं तो तुम्हारे हाथ तो पैसा तो मुंह लग जाता हूँ, हाँ, पहले ही ले लेता है। और ये जानबूझकर ब्याज देते हैं और आपको अधिक खर्चीला बना देते हैं, क्योंकि तुमको खर्च करने का प्रश्रय देता, जो बेसी खर्चा है दूसरा कर्जा लेवे करेगा, और कर्जा लेगा जब दूसरा नहीं सदेगा तब खेतवा लिखना था। गलत सही? तो साहूकार 2 प्रकार के होते। बातें हैं बैंक, कहते हैं बैंक। ये जो बैंक है, ऋण देने वाली एक संस्थागत स्रोत है, और बैंक कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले बात करता हूं व्यापारिक बैंक। कौन बैंक? कॉमर्शियल बैंक। बोलते किसे? भारत में जितना भी लाभ कमाने वाला बैंक है, भारत में लाभ कमाने वाले जितना भी बैंक है, उन सारे बैंकों को हम व्यवसायिक बैंक, अंग्रेजी में कॉमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक के नाम से, जैसे स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक का नाम सुन रहे हो, जो भी सरकारी बैंक है, सारे सरकारी बैंक आरबीआई को छोड़कर हमारे देश में जितने भी बैंक है सरकारी, वे सारे व्यापारिक बैंक के उदाहरण हैं। और आपको बता दें, ये व्यापारिक बैंक पहले कर्ज नहीं देती थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, समाजवादी राज्य को स्थापित करने के लिए
2 बार आपको बता दे 1969 ईस्वी में, क्या जी 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 12वीं के पॉलिटिकल साइंस में 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है, इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है। और पुनः इंदिरा गांधी ने ही 6 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण अभी तक कई बार हुआ है? एक बार 1969 में कई गो बैंक का, और दूसरी बार 1900 कितने बैंकों का? ये प्रश्न इस बार इकोनॉमिक्स से पूछा था, वो इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस फाइनल में, कि कब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 6 अप्रैल 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, दोनों बार इंदिरा गांधी की सरकार ने ही बैंकों का क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया। तो व्यापारिक बैंक भी किसानों को ऋण दे रही है, दे रही कि नहीं दे रही? आप कई तरीके अलग अलग माध्यम लेकिन ऋण देती है। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए सभी व्यापारिक बैंक है ना, इन सभी व्यापारिक बैंकों की शाखा गांव तक नहीं है, और गांव तक शाखा को स्थापित करना थोड़ा सा क्या था? मुश्किल भरा काम था। तो सरकार ने एक आयोग ने सरकार को क्या दिया? रिपोर्ट दिया और कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना करनी होगी। तो भारत में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, चाहे वो वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, या चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, या उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 1975 में स्थापित करने की बात की गई। आपको बता दें कि हमारे पहले की बात कर लें तो पूरे भारत में क्षेत्रीय बैंकों की संख्या 196 थी। कितनी थी? लेकिन आप सुने होंगे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो बैंक ये विलय हो रहा है, बैंकों का आपस में विलय हो रहा है, और विलय हो जाने के कारण मैं वर्तमान रिपोर्ट बता रहा हूं, वर्तमान समय 196 न होकर के मात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 58 रह गई है। क्या जी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र के ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए, गांव के लोगों के विकास करने के लिए स्थापित किया बैंक है। इस बैंकों की स्थापना 1975 में की गई। इसके बाद है सहकारी शाख समितियां। क्या है? सहकारी शाख समितियां। सहकारी शाख समितियां, आपको बता दें सहकारी शाख ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के, महाजनों के चंगुल से, महाजन के ऊंची ब्याज की दर से बचाने के लिए 1904 ईस्वी में एक बात आई थी कि सहकारी शाख समिति का क्या किया जाए? गठन किया जाए। किसानों को यदि शोषण से बचाना है, आजादी से पहले ही इस बात का विचार दिया गया था। सरकार ने एक आयोग गठन किया, उस आयोग का नाम था मैकगेलन आयोग। तो मैकगेलन आयोग के रिपोर्ट के बाद हालांकि इस पर अमल किया गया, और सहकारी जो बैंक है यह 3 स्तर पर होता है। कितने स्तर होता है? 3 प्रकार का होता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है सबसे नीचे वाला, उसे कहते हैं प्राथमिक सहकारी शाख समिति, जिसको आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं PACS, पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हर पंचायत में वो है जो किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए खाद बीज नहीं देता है। वो तो हमारी व्यवस्था की दोष है, नहीं, हमारी व्यवस्था की दोष है। सरकार ने तो व्यवस्था किया है, ये पक्ष है। उसके बाद जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक है। क्या है? जिला
सहकारी बैंक है। और राज्य स्तर पर कहा जाए तो सहकारी राज्य सहकारी बैंक। ये संस्थाएं काम कर रही है और इन सब के ऊपर जो किसानों को वित्त उपलब्ध कराना, रुपया पैसा देना है, तो एक और नाम आता है, नाम सुने होंगे, भूमि, पहले नाम था भूमि बंधक बैंक और नाम आ गया भूमि विकास बैंक। भूमि बंधक बैंक नाम था पहले, अब इसका नाम क्या पड़ गया? भूमि विकास बैंक। किसानों का भूमि माने जमीन बंधकी रख लेता है, अब बंधकी रखकर किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने का काम करता है। लेकिन ये जो समितियां बनी, ये जो आयोग बने, जो बैंक बने, इन सब बैंकों से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की जो ऋणग्रस्तता थी वह दूर न हो सकी, तो सरकार ने क्या किया, एक नया खोल दिया संस्था। 50% भारत सरकार ने पूंजी लगाया और 50% आरबीआई, मतलब 50% भारत सरकार प्लस 50% आरबीआई के पूंजी को मिलाकर 12 अगस्त 1982 ईस्वी को एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था नाबार्ड। कृषि के क्षेत्र में किसानों को ऋण देने वाली यदि सबसे कोई बड़ी संस्था है, जुलाई 12 जुलाई 1982 ईस्वी को आधा पूंजी आरबीआई का है और आधा पूंजी किसका है? भारत सरकार का। दोनों ने मिलकर स्थापना किया। कहा जाता है कि जिस समय इस बैंक की स्थापना हुई उस समय नाबार्ड के पास मात्र 100 करोड़ पूंजी था। आज नाबार्ड के पास 2000 करोड़ की पूंजी हो गई। इसका काम क्या है? केवल और केवल किसानों को कृषि कार्य करने के लिए कम ब्याज की दर पर ऋण देना। हालांकि नाबार्ड भी सबको ऋण नहीं दे पाती है, तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए शायद आप जितने बच्चे बैठे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इस बात को सभी जानता है कि सबके बाबूजी केसीसी जरूर ले लें। मात्र उसका ब्याज दर तो 7% है। 100 रुपया का साल भर में 7 रुपया ब्याज लगता है, वो भी 3% सब्सिडी है। 100 रुपया का एक साल में मात्र 4 रुपया ब्याज लगता है। किसान क्रेडिट कार्ड और भी सुविधा दी है सरकार ने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किसानों को उसके विकास के लिए ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में के वित्तीय वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। लेकिन हमारी बुराई क्या है? 1998 हमारी बुराई क्या है कि बैंक से तो हम कर्ज ले लेते, महाजन का 60% ब्याज हम दे देते हैं, लेकिन बैंक का 4% ब्याज देने में सक्षम नहीं है। उसे अपना धन समझकर लेकर भूल जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि उसकी पीढ़ी को दूसरी बार बैंक कर्जा क्या करेगा? नहीं देगा। देखते बैंक कहता है अगर कर्ज नोट यूज करा के लाइए ना सब बैंक से, नोट यूज कराना कि आपके खानदान में से कोनो ऋण तो न ले ले, आपने तो कहीं तो ऋण लिया है। बैंक कहेगा ना रे कहीं तो पहले से कर्जा बाकी है, तो माथा फूल कर जाएगा, तेरा कर्जा बैंक नहीं देगा, कोई नहीं बैंक देगा। अब तो और ऑनलाइन हो गया है, अब तो और हो गया है ऐसा, कोई आपको क्या करेगा? नहीं देगा। अब प्रश्न है, तो ये तरीका है भारत में ग्रामीण ऋण को क्या करने का? दूर करने का। अब है कि और भी सुधार करना है, तो सरकार ने तो वही कहा, मार्केट खोला है, पैक्स खोला है, एफसीआई गोदाम खोला है, जब जहां अपने आप उत्पाद को बेच करके क्या कर सकते हैं? लाभ कमा सकते हो। ये है ग्रामीण विकास और ग्रामीण विकास के मुद्दे।